हेलो एवरीवन। स्वागत है फिर से आपका। एक और एक्सरसाइज लेके मैं आया हूँ और टाइम और टेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करना ना मतलब एनर्जेटिक सा रहता है हमेशा, कि क्वेश्चन करने में हमेशा स्वाद आता है, कि ये एक मतलब एक बढ़िया चीज़ होती है। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा एक्साइटिंग सा रहता है, मतलब मुझे तो रहता है, तुम्हारा मेरे को पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, लेकिन क्वेश्चन करने में मज़ा आता है यार। थोड़ा नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं, थोड़ा हट के सीखने के लिए मिलता है। चलो भाई, टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे करेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेन हमारा थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा लॉक कर लिया स्क्रॉल पे, जिससे परेशान ना करे अब हमें ये। नेक्स्ट देखो भाई, देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो। द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज़ ऑलवेज टेकिंग लाइफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई तुम्हें क्या सिखाया है? ऑलवेज दिखाता है फ्रीक्वेंसी, और वो सारे शब्द जो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं जनरली उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऑलवेज किसको दिखाता है? फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। वो शब्द जो जनरली फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी काम का बार बार होना, बार बार होना मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे तो इज टेकिंग गलत है, ही ऑलवेज टेकिंग किया क्या कर दो? टेक्स कर दो। यहाँ से क्या सीखोगे? फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले शब्दों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हो? मतलब जैसे ओकेशनली आ जाए, एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ कोई आ जाए, ठीक है नहीं, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, कोई फिलोसफिकल फैक्ट हो। उसके अलावा ओकेशनली आ जाए, है ना, यूजुअली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, या फिर सेमी निगेटिव वर्ड्स जैसे रेयरली, बेयरली, सेल्डम, है ना, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। ये शब्द अगर आ जाएं, इन सभी के साथ जनरली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको क्लास में लिखवाया है, अभी मैंने बोल के थोड़ा सा रिवाइज करा दी, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है साहब। और इसलिए आपने गलती करेंगे सी फॉर कैट में, और टेकिंग की जगह टेक्स आएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मैंने कहा यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स, है ना। अब देखो समटाइम्स कह रहे हो तुम, समटाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी, एक बार नहीं बार बार, और बहुत बार तो यू आर कमिंग नहीं, यू कम। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। किसको दिखा रहे हो? समटाइम्स मतलब बहुत बार तुम क्या आते हो? लेट आते हो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत से इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज कर पाना। और समटाइम्स आया है, और समटाइम्स आया है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। आपने कहा आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक। देखो अगर सेंटेंस इतना होता ना तो ठीक था, आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक, कि वो ऑफिस जो है ट्वाइस अ वीक जाता है। सप्ताह में कितने दिन जाता है? ट्वाइस अ वीक, 2 ही दिन जाता है। वो ऑफिस केवल कितने दिन जाता है? वो ऑफिस केवल 2 दिन जाता है। एक रही बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने साइड में क्या लगा दिया? दीज डेज, है ना, इन्होंने दीज डेज लगा दिया। दीज डेज मतलब क्या है? इन दिनों। दीज डेज है इन दिनों। अब दीज डेज मतलब आजकल। अब तुम कह रहे हो कि आजकल मैं ऑफिस कितने दिन जाता हूँ? सप्ताह में 2 दिन जाता हूँ। लेकिन क्या ये चीज़ हमेशा है? अगर ये हमेशा होती ना बच्चे, तो सेंटेंस इतना ही होता। तुमने यहाँ पे दीज डेज लिखा है, वो दीज डेज इसी बात को बता रहा है कि ये परमानेंट एक्शन नहीं है। आजकल वो 2 दिन जा रहा है सप्ताह में, जनरली ऐसा नहीं होता, केवल आजकल वो 2 दिन जा रहा है। और अगर वो केवल आजकल 2 दिन जा रहा है, तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि भाई ये जो है टेम्परेरी एक्शन है। दीज डेज को देख के क्या समझ में आएगा? टेम्परेरी एक्शन है। और टेम्परेरी एक्शंस को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? एनजी फॉर्म आती है। अब देख लो टेम्परेरी एक्शन कैसा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। देखो सेंटेंस में, आई गो टू ऑफिस, है ना, दीज डेज इन दोनों, मतलब प्रेजेंट की ही बात चल रही है। तो आई क्या कहोगे? आई एम गोइंग टू द ऑफिस। दीज डेज कहीं भी आ जाए तो समझ लो कंटिन्यूस टेंस आएगा भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूस जनरली आता है दीज डेज के साथ। क्यों आता है? क्योंकि दीज डेज दिखाता है आजकल। जैसा मैं कहूँ, मैं तुमसे पूछूं आजकल क्या कर रहे हो भाई, बोले दीज डेज आई एम प्लेइंग हॉकी, कि आजकल मैं हॉकी खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो हमेशा हॉकी खेलता है? नहीं, लेकिन आजकल हॉकी खेल रहा है। तो दीज डेज अगर लग जाए तो कंटिन्यूस टेंस का यूज करोगे। सिंपल सी बात है, ध्यान रखने की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर 4 कह रहा है कि माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ शी रियली वॉन्ट्स टू गेट वेल सून। ओहो भाई, बढ़िया तगड़ा सेंटेंस आ गया नंबर 4। क्या? देखो एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे गोज टू की जगह गोइंग आउट आएगा। पहली बात तो एक चीज़ है, पूछो देखो एवरी डे आया है, मैंने आपको सिखाया एवरी के साथ, कहीं भी एवरी आ जाए तो मैंने आपको सिखाया एवरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है?
एवरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन, एवरी डे, एवरी ईयर, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता ना बच्चे, तो ये बिल्कुल ठीक था। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। हालांकि तुम्हारे लेवल का सेंटेंस है नहीं है, मतलब तुम्हारे एग्जाम लायक नहीं है सेंटेंस, बहुत बहुत डेप्थ हो गई सेंटेंस में, समझ रहे हो? लेकिन आ गया है तो समझा देते हैं, है ना? क्या ही दिक्कत है, अगर आ गया है तो समझा देते हैं, ठीक है नहीं? तो अब देखो, मैं कह रहा था एवरी डे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेंटेंस में आगे लिखा है बिकॉज द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम, कि भाई कोई काम डेली हो रहा है लेकिन किसी कारण से हो रहा है, उसके पीछे कोई रीजन है ना? कि भाई बिकॉज द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम, क्योंकि डॉक्टर ने उसको सलाह दी है, समझ रहे हो नहीं? अगर जनरली मैंने कहा मेरी मम्मी जो है मॉर्निंग वॉक पे जाती है, भाई अच्छी बात है, डेली जाती है मॉर्निंग वॉक पे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप कह रहे हो कि वो डॉक्टर की सलाह पर जा रही हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनको ऐसा करने के लिए कहा है, ठीक है नहीं? जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि कि भाई तुम्हारे ना हमारे, मैं कहता हूँ कि हमारे एक मोहल्ले में पीछे की तरफ एक तांत्रिक बैठते हैं, तुम उनसे दवाई ले आओ और दवाई लेके आओगे तांत्रिक साहब से, तो तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा, है ना? तो एग्जाम पास करना अलग सिचुएशन है, मैंने कहा तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा, पढ़ाई करो, लेकिन मैंने कहा तुम एग्जाम पास करने के लिए किसके पास चले गए? मैंने कहा तांत्रिक के पास चले गए। तो ये बेसिकली किसी के कहने पर, किसी दूसरे कारण से ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो? कि तुम पढ़ाई करने की जगह कहाँ चले गए? तांत्रिक के पास चले गए। जैसे यही सिचुएशन ये मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉर्निंग वॉक वो करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने के पीछे कारण क्या है? मॉर्निंग वॉक करने के पीछे कारण कुछ और ही है। कारण क्या है? कारण है कि भाई डॉक्टर ने क्या करा? एडवाइस करा है। तो किसी और कारण से अगर वो एक्शन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज आ जाए, एवरीडे आ जाए, इन शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। चौथा सेंटेंस थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो नॉर्मल मॉर्निंग वॉक पे जा रही होती तो गोज आउट बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो किसी की सलाह पर ऐसा कर रही हैं, ठीक है नहीं? किसी की सलाह पर ऐसा कर रही हैं, और अगर किसी की सलाह पर ऐसा कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन स्पेसिफिक है। गोज आउट नहीं आप कहेंगे, माई मदर इज गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है? तो गोज की जगह इज गोइंग कर लो भाई, ध्यान रखना। थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस था यार। नंबर 5, आई थिंक सो आई थिंक शी हैड कॉल्ड शी इज स्नीजिंग अगेन, शी इज स्नीजिंग अगेन, कि वो उसने दोबारा से छीका, है ना? शी इज स्नीजिंग, वो लगातार क्या कर रही है? छीक रही है ना? शी इज स्नीजिंग अगेन, सो आई थिंक, तो मुझे लगता है शी हैज़ अ कोल्ड। आपने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि भाई उसको मतलब उसने छीका, हुई छीकना, छीकना स्नीजिंग हो गया छीकना, और तुम कह रहे हो मुझे लगता है कि उसको कोल्ड है। अब देखो, शी हैज़ अ कोल्ड तो ठीक है, अगर मैं इतना सेंटेंस लिखूँ, आई थिंक शी हैज़ अ कोल्ड, मुझे लगता है कि उसको जुकाम है, शी हैज़ अ कोल्ड, ठीक है, तुमने किसी तरीके से भापा होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा तुमने एक एक्शन दे दिया, ये टाइम बता दिया तुमने, इसका मतलब तुमने वो तुरंत वो अभी छीकी, मतलब तुमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि प्रेजेंट का, समझ रहे हो? तुमने एग्जाम्पल दे दिया कि प्रेजेंट में तुमने उसको छीकते हुए देख लिया, तो आप कहोगे शी हैज़ हैड अ कोल्ड, शी हैज़ हैड अ कोल्ड। अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया सर, मेरे तो समझ में बात नहीं। भाई ध्यान से सुनो, ये शी हैज़ हैड क्या है? पहली बात तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है रीसेंट, किसको? रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन, रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा एक्शन जो हाल ही में पूरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट से दिखाते हैं। अब ध्यान से देखो, तुमने एक एग्जांपल में लिख रखा है साफ साफ कि शी स्नीजिंग अगेन, कि वो फिर से स्नीज कर रही है, उसने फिर से छीका। अगर तुम कह रहे हो उसने फिर से छीका, उसने फिर से छींक मारी है, तो यार अंडरस्टूड सी बात है, अगर तुमने साफ साफ बता दिया कि अभी अभी उसके छींकने का काम हुआ है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि उसको क्या है, उसको कोल्ड है। तुम्हारे सामने कोल्ड तो उसको पास्ट से होगा, कोल्ड तो उसको पहले से ही होगा, तभी तो छींक रही है वो, कोल्ड उसको पहले से होगा, लेकिन आपने प्रेजेंट से रिलेट कर दिया उसको, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट प्लस क्या? प्रेजेंट। आपने पास्ट को किससे रिलेट कर दिया? पास्ट को आपने प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, और अगर पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर दिया तो फिर ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। शी हैज़ अ कोल्ड नहीं, शी हैज़ हैड अ कोल्ड। अगर इतना ही सेंटेंस होता यहाँ से आगे वाला तो ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, की सेंटेंस में कैसा टेंस आएगा टाइम बताएगा। और ये जो शी इज स्नीजिंग अगेन यहाँ पे लिखा है ना बच्चे, ये सेंटेंस टाइम बताने के लिए आया है कि टाइम प्रेजेंट है ना? टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। और आपने प्रेजेंट परफेक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि आपको समझ में आ गई ये बात कि घटना पास्ट में थी, लेकिन पास्ट को रिलेट, कोल्ड उसको पहले से था, पास्ट में उसको कोल्ड था, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन से कोल्ड था, लेकिन आपने उसको, उसने अभी फिर से छीका, तो पास्ट को रिलेट कर दिया आपने प्रेजेंट से, और पास्ट को जैसे ही प्रेजेंट से रिलेट करा
तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ हेड कोड लगाओ, ठीक है, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट देखो, बहुत कुछ बता दिया मैंने, मुझे लगता है ज़्यादा ही बता दिया और है ना। शी हैज़, मतलब इतना ज़रूरत नहीं थी समझाने की, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत देर से मैं एक ही बात को बता रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इन्फॉर्मेशन और डाटा ऑन इट येट। कभी भी येट आ जाए तो येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में। और प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनाया जाए तो आप कहोगे दे हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन, सीधी सी बात है भाई। येट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनाओ, डिड नॉट को काट के हैव नॉट गिवन मी इनफ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉलरेट, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। ओहो, एक सिचुएशन और आ गई भाई, 7 नंबर। क्या करें इसका भाई, बड़ी मुश्किल है। देखो ध्यान से सुनो, क्या अगर ऑलवेज का आप यूज़ कर रहे हो तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, लिख लेना भाई ये बात कॉपी में। फिलहाल एक्सरसाइज चल रही है तो मेरे पास जगह वगैरह है नहीं लिखने की, तो मैं तुम्हें ऐसी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो। क्या मैंने बताया, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कैसे समझाऊँ यार, ऐसे समझा दो, ध्यान से सुनो। मैं ओरली समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से तो समझ में आई जाती है। जैसे ऑलवेज आता है, मैंने कहा मैं किसी का, मैं कहता हूँ कि आई ऑलवेज लव टू प्ले क्रिकेट, कि मैं हमेशा क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। या चलो आजकल तो चलो बैडमिंटन, कि मैं कहता हूँ आई ऑलवेज लव टू प्ले बैडमिंटन। मैंने आपसे कहा कि मैं बैडमिंटन खेलना हमेशा पसंद करता हूँ। ये नॉर्मल एक्शन है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई काम बार बार हो रहा है और बार बार हो रहा है तो ऑलवेज के साथ आपने लव लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आई ऑलवेज लव टू प्ले बैडमिंटन। मैंने कहा कि मैं हमेशा बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ भाई, अब नहीं, अब से आगे से भी मैं हमेशा बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। ऑलवेज के साथ लव लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ऑलवेज के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, लेकिन कई बार इरिटेशन वाली सिचुएशन में भी ऑलवेज का यूज़ कर दिया जाता है। सेंटेंस को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा या इरिटेशन दिखाई जा रही है, समझ रहे हो? नहीं, गुस्सा इरिटेशन क्या, कोई व्यक्ति लगातार ऐसा काम कर रहा है जिसको, मतलब एक बार नहीं, बार बार ऐसा काम कर रहा है जिसको देख के तुम्हें क्या आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। जैसे मैंने कहा मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, इसमें कुछ नेगेटिव थॉट है ही नहीं, इरिटेशन वाली कोई बात है ही नहीं। तो ऑलवेज के साथ लव की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई, आई ऑलवेज लव टू प्ले बैडमिंटन। ऑलवेज के साथ लव लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, जो कि होता है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वहीं मैं एक सेंटेंस को देखूं, सेंटेंस नंबर 7 को, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। तुम्हारा हमेशा लेट आना क्या किसी को इरिटेट कर सकता है? सोच के देखो भाई, बिल्कुल कर सकता है। तुम्हारा लेट आना किसी को इरिटेट कर सकता है। और ऊपर से उसने लिख के भी दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, कि मैं इसको इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। मतलब सामने वाला इरिटेट हो चुका है बहुत बुरे तरीके से। और अगर सामने वाला इरिटेट हो चुका है तो ऑलवेज के साथ इरिटेशन वाली सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो आप कहेंगे यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। 7वां नंबर, एक नंबर 7 था जो थोड़ा स्पेसिफिक सेंटेंस था, एक नंबर 4 था जहाँ पे आपने एवरी डे के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया, यहाँ आपने ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया, ठीक है। नहीं, हालांकि यहाँ ऑलवेज की जगह अगर एवरीडे भी आया होता तो भी एनजी फॉर्म ही लगाते, सेम ही सिचुएशन है। दो ही सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर ऑलवेज के साथ, एवरीडे के साथ, है ना, फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले शब्दों के साथ क्या आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह। दो सिचुएशन में कौन सी, पहली, तुम किसी के कहने पर कुछ कर रहे हो, है ना, डॉक्टर ने कहा है तुम मम्मी मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं, किसी के कहने पे कुछ कर रहे हो। दूसरा, केस ऑफ इरिटेशन, अगर तुम कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे सामने वाला बार बार इरिटेट हो रहा है, इरिटेशन पैदा हो रहा है, उस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं थोड़े से स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंस हैं, थोड़ा मतलब मुश्किल केस है ये, आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, हो सकता है कहीं ना कहीं काम आ ही जाए। 8 नंबर, पीपल नो दैट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर ओनली वैन के साथ भैया विल का प्रयोग मत करो, मैं बता चुका हूँ पहले से ही। आप डी फॉर डॉग आंसर लगाओ। पीपल नो दैट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर ओनली वैन दे वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ठीक है। नहीं, विल को हटा दो, विल हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैन के साथ जनरली क्या होता है, वैन के साथ जो है हम किसका, विल शैल का प्रयोग नहीं करते। वैन के साथ ही क्या, देखो बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको इफ़ बता चुका हूँ, इफ़ के अलावा वैन बता चुका हूँ, वैन के अलावा बिफोर बता चुका हूँ, बिफोर के अलावा आफ्टर बता चुका हूँ, ये दोनों बता चुका हूँ मैं कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कंडीशनल में अनटिल बता चुका हूँ, अनलेस बता चुका हूँ, ठीक है, अनटिल अनलेस हो गया। उसके अलावा इन केस बता चुका हूँ, है ना, और इन केस को की इफ के साथ बताया था। ये सारे के सारे शब्द मैं आपको बता चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंस में। और इन सभी के साथ
इन सभी के इनके साथ वाली जो क्लोज है उसमें विल शैल का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। इनके साथ वाली क्लोज में विल शैल का प्रयोग नहीं होता। कॉमन सी बात तो यही है, इस बात को लिख लेना कहीं। इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, ठीक है। नहीं चाहो तो एज लॉन्ग एज सुन एज भी लिख लो इसमें, है ना, एज लॉन्ग एज सुन एज, ठीक है। इन शब्दों के साथ जनरली क्या होता है, इन शब्दों के साथ विल शैल, इन शब्दों के साथ वाली क्लोज में विल शैल का यूज नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। और इस बात को लगभग लगभग 100% सत्य मान के चलो कि ऐसा होगा ही नहीं, समझ रहे हो। जब कंडीशनल सेंटेंस होगा, वो मत समझना इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाओ, वो सिचुएशन अलग है, वो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस समझा दी। लेकिन हाँ, अगर कंडीशनल सेंटेंस है, वहां पे वैन वैन लगा है, तो उसके साथ वाले हिस्से में विल शैल का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है। अगर बात समझ में आ गई हो, है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी फॉर डॉग में गलती है। नेक्स्ट देखो, अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप। भाई अनलेस आ गया, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और अनलेस का मतलब अगर इफ नॉट होता है तो मैं बता चुका हूँ, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, डू नॉट टेकअप नहीं आएगा, टेकअप ही आएगा डायरेक्ट, डू नॉट तो आएगा नहीं, गलती होगी बिफोर बॉल में, कुछ करना ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, है ना, अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट। नंबर 10, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कहने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं वो, मतलब किस बात के लिए, दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, अनलेस, जब तक, आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं लेता, है ना। अब बताओ क्या कहोगे, आई गो थ्रू, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ नहीं लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम ये कहना चाह रहे हो। भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो बार बार पढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी है। गो थ्रो मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं लेता। क्या डॉक्यूमेंट को पढ़ना, डॉक्यूमेंट से गो थ्रो होना फ्रीक्वेंसी वाला एक्शन है, सोच के बताओ, मुझे तो बस इतना बताओ। आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट से गो थ्रू नहीं हो जाता, मतलब उसको पढ़ नहीं लेता, मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता, वो ये कह रहा है, और मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भाई गो थ्रू होने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब आई गो थ्रू मतलब मैं बार बार किसी चीज को पढ़ रहा हूँ, गो थ्रू मतलब एक बार दो बार, गो का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या वो बार बार गो थ्रू होगा या एक ही बार होगा, सोच के देखो। अरे यार एक ही बार पढ़ेगा, उसके बाद कुछ कह देगा इस बारे में, अभी वो कह रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा तब तक कुछ कहूंगा नहीं, तो अभी गो थ्रू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, और ये सिचुएशन या ये सेंटेंस फ्रीक्वेंसी को नहीं दिखा रहा। वो डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ेगा फिर तुम्हें कुछ बताएगा, तो गो थ्रू फिलहाल तो नहीं आएगा, क्या कहोगे, अनलेस, बात प्रेजेंट की चल रही है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में, देखो एम आया, कैन नॉट आया, प्रेजेंट की बात है तो रखना ही प्रेजेंट पड़ेगा, तो आप कहोगे आई, अनलेस आई हैव गोन थ्रू। अब आई हैव गोन क्यों लगाया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाता है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाता है, किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई एक्शन हाल ही में कंप्लीट हो, अनलेस आई हैव गोन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, कि जैसे जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर देता, जैसे ही कंप्लीट कर दूंगा वैसे ही तो मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा, अब जब तक कंप्लीट नहीं करता तब तक कुछ नहीं बता सकता, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। और प्रेजेंट में कंप्लीशन ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए, एक्शन के कंप्लीट होने को दिखाने के लिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आई हैव गोन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट लिखेंगे आप, ठीक है। नहीं, नंबर 11 देखो, अनलेस यू हैव द थोरो एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, अगर तुमने ठीक से एनालिसिस नहीं करा, अब तुम्हें इसमें कहो सर नॉट तो लिखा नहीं है, अरे अनलेस में आ गया ना, अनलेस में नॉट आ गया, अगर तुमने ठीक से एनालिसिस नहीं करा है तो यू कैन नॉट से, तुम कह नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते, अगर ठीक से एनालिसिस नहीं करा तो कह नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते, वेदर इट कैन बी फिनिश्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, कि ये जो है ये दिए हुए समय में ख़त्म हो सकता है या ख़त्म नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी और नोट आया हो ना तो और नोट के साथ वेदर ही आता है, कंजक्शन का ध्यान रखना, कहीं भी और नोट आया और नोट के साथ कंजक्शन वेदर आएगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। वेदर जो है इफ जैसा ही होता है, हालांकि दोनों में फ़र्क है, लेकिन जनरली आप मान सकते हैं वेदर जो है इफ जैसा ही है, लेकिन और नोट का ध्यान रखना, कहीं भी और नोट आ गया तो भाई इफ नहीं आ सकता, और नोट के साथ वेदर ही आता है ना, एक बात। बाकी मीनिंग बिल्कुल ठीक है, अनलेस यू हैवंट, अनलेस यू डोंट हैव द थोरो एनालिसिस, अनलेस का मतलब इफ नॉट, तो अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है तो तुम कह नहीं सकते, भाई बिल्कुल सही बात है, अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है तो तुम कह नहीं सकते। अब बच्चा पता क्या करेगा, बच्चा इसको इफ मानेगा, इफ यू हैव द थोरो एनालिसिस, वो सोचेगा कि अगर तुमने ठीक से एनालिसिस कर लिया है तो तुम कह नहीं सकते, भाई एनालिसिस कर लिया तो कह सकता है, लेकिन बात यह है कि इसका मीनिंग इफ नहीं, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, कि अगर तुमने ठीक से एनालिसिस नहीं करा है तो तुम नहीं कह सकते, मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर बनेगा नो एरर। 12 नंबर, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू डिजायर, कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा जिसकी तुम डिजायर करते हो, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, है ना,
प्रोवाइडेड दैट की हिंदी होती है बशर्ते, कंजक्शन होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है बशर्ते, बशर्ते इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करो। प्रोवाइडेड दैट जो है किसके जैसा ही होता है, इफ़ जैसा ही होता है। इफ़ के साथ वाले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे वाले से विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, है ना, विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आंसर नो एरर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ 13 नंबर, ही विल कॉल यू एज सुन एज ही विल फिनिश द वर्क। अभी क्या बता के आया हूँ, ज़रा देखना, इफ़ वैन बिफोर आफ्टर अनलेस अनटिल इन केस ऑफ एज लॉन्ग एज सुन एज के साथ वाली क्लोज में विल शैल का प्रयोग नहीं होता। ज़रा देखना क्या है, एज सुन एज के साथ क्या लिखा है, विल लिखा है, भाई गलत है, एज सुन एज इफ जैसा ही है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस ठीक है, गलती होगी बी फॉर बॉल में। नंबर 14 देखो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा एज इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एज इट इज ब्रिंगिंग आउट नहीं, एज इट ब्रिंग्स आउट। अभी अभी क्या ऐसा कहोगे कि वो जो पिक्चर है अभी निकाल के ला रही है इंडियन पॉलिटिक्स का रियल फेस, कुछ दिनों बाद रियल फेस नहीं निकाल के लाएगी। अगर किसी चीज को, अगर कोई पिक्चर है जो रियल फेस दिखा रही है इंडियन पॉलिटिक्स का, इसका मतलब आज भी दिखा रही है, आने वाले टाइम में भी दिखाएगी वो। मतलब अगर किसी ने कुछ, किसी पिक्चर ने कुछ प्रोजेक्ट करा है और वो मैसेज दिया है, तो वो मैसेज आज भी रहेगा, आने वाले 10 साल, आने वाले 50 साल, आने वाले 500 साल भी रहेगा, मैसेज तो सेम रहेगा ना। तो इसको आईएनजी में नहीं रख सकते। इस ब्रिंगिंग का मतलब है अभी लेके आ रही है रियल फेस, कुछ दिनों बाद लेके नहीं आएगी, ना 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 ना। इट ब्रिंग्स आउट, क्योंकि ये लेकर आती है रियल फेस इंडियन पॉलिटिक्स का बाहर, ठीक है, नहीं कि ये एग्जैक्ट रियल फेस दिखा रही है, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, 15 नंबर। देखो अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात मैंने बताई थी, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आती है, आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। देखो आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। आ नंबर ऑफ आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि आ नंबर ऑफ के साथ क्या लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं प्लूरल लगाऊं। तो आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आता है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आता है, आ नंबर ऑफ के साथ आ रहा है, हमने पढ़ा ही है, सही आया बिल्कुल। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, है ना, विच हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल। अब देखो एक बात सुनो, विच, ये जो विच है किसके लिए आया होगा, सोच के देखो, हिस्ट्री के लिए आया होगा या बुक्स के लिए आया होगा, है ना। वो किताबें जो फोकस करती हैं, ठीक है, नहीं, वो किताबें जो क्या करती हैं, फोकस करती हैं। अब हिस्ट्री फोकस करती है, किताबें फोकस करती हैं, किताबें जोर डाल रही किसी बात पे, अरे बुक में कुछ कहा होगा ना, उस बात को फोकस करना कहा है, वो किताबें जोर डालती हैं। तो यहाँ बात हो रही है बुक्स की। अगर बुक्स की बात हो रही है तो मैं एक बात बताऊँ, बचपन में तुम्हें एक बात बताई थी कि WH वर्ड का, जो WH वर्ड्स होते हैं उनका अपना कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उनका अपना कोई नंबर नहीं होता, वो जिसके साथ आए होते हैं उसके जैसा बिहेव करते हैं। तो विच किसके लिए आया, विच आया बुक्स के लिए, वो किताबें जो फोकस करती हैं किस पर, किसी सब्जेक्ट पर, ठीक है, नहीं। अब देखो किताबों की बात चल रही है, बुक्स प्लूरल है, प्लूरल है तो हैज़ नहीं, किसका यूज़ करोगे, हैव का। विच हैव फोकस्ड ऑन, 15 नंबर में हैज़ की जगह किसका यूज़ करोगे, हैव का। विच हैव फोकस्ड ऑन द सोशल स्क्रॉच और दैट हैज़ बीन कमिंग डाउन फॉर एजेस इन इंडिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है भी हटाओ ही क्यों, एक काम करो, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं प्रेजेंट में कंप्लीट इलेक्शन है। बहुत सारी किताबें हैं जो फोकस करती हैं, आज भी कर रही हैं, इन फ्यूचर भी करेंगी, तो हैज़ हैव भी हटा दो, फोकस भी हटा दो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, है ना, जो क्या करती हैं, फोकस करती हैं, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जो क्या करती हैं, फोकस करती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल आएगी, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि विच प्लूरल है, क्योंकि बुक्स के लिए आया है, और फोकसेस नहीं होगा, केवल क्या होगा, विच फोकस, जो फोकस करती हैं, आज भी कर रही हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर टुडे आर सेइंग दैट, 16 नंबर। भाई न्यूज़पेपर में जो खबर होती है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो बुक्स में, न्यूज़पेपर में, है ना, कोई फैक्ट्स दिए होते हैं, है ना, जो रिपोर्ट दिखाया जाता है जनरली, है ना, उसको जनरली वर्ब की कौन सी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रख लो तुम। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे, है ना, सेज दैट, हालांकि मीनिंग तो आर सेइंग का ही है, लेकिन ध्यान रखना, है ना, रिपोर्ट वगैरह वाली कोई कर रहा है ऐसा कि भाई ये कोई, मतलब इन न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट दी गई है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है ना, कोई फैक्ट दिया गया है, उस सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट से ही उससे व्यक्त करो, कोशिश करो कि सिंपल प्रेजेंट ही आप उसको रखो, ठीक है। सेज दैट कॉमनवेल्थ गेम्स हैज़ प्रोवाइडेड हाईली एडवांटेजेस फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स हु हैव बीन एस्पायरिंग टू बी मिलेनियर्स। हाँ बहुत पैसा भाई उसमें वो हुआ था, घपला, बिल्कुल सही बात है ना। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर सेज नहीं, से कहो पहली बात तो। अब तुम कहोगे से क्यों कहोगे, क्योंकि भाई सब्जेक्ट है मोस्ट। अब मोस्ट किसके लिए आया, न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर प्लूरल है तो मोस्ट भी प्लूरल है, मोस्ट प्लूरल है तो से आएगा,
अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980। अब देखो 1980 पास का टाइम है, तो यहाँ पे वॉज पब्लिश्ड बिल्कुल सही है, 17 नंबर में कोई गलती नहीं है। वॉज पब्लिश्ड इन 1980 सेड दैट इंदिरा गांधी बिलोंग्ड टू अ मुस्लिम फैमिली इन रियलिटी। अब देखो किताब में कोई फैक्ट लिखा है ना, न्यूज़पेपर में कोई फैक्ट लिखा है भाई, उसके लिए सेड नहीं किसका यूज़ करते हैं, सेज का, है ना। ये जो है ना विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980 बुक के लिए आया, सब्जेक्ट कौन है, बुक है। अ बुक सेज, वो किताब कहती है कि इंदिरा गांधी जो है मुस्लिम फैमिली को रियलिटी में बिलोंग करती है। चलो माना ये हमने बात कह दी भाई, अच्छी बात है, जो भी है इसमें लिखा है तो भाई ठीक है, हम कह रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि बुक सब्जेक्ट है भाई, बुक सब्जेक्ट है, तो हमने क्या कह दिया बुक के साथ, बुक के साथ हमने कह दिया सैड की जगह सेज। अ बुक सेज दैट, है ना, एक किताब ऐसा कहती है। आई ऑलवेज एडमायर द ग्रेट मैन हु सेड दैट वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट, वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट, 18 नंबर। फिर वही बात है ना, तुमने किसी ग्रेट मैन की बात कही, कोई फैक्ट है कि ये किसी, आई ऑलवेज एडमायर, मैं हमेशा एडमायर करता हूँ द ग्रेट मैन, उस ग्रेट मैन को जो हमेशा कहता है भाई, सैड नहीं क्या आएगा, सेज आएगा। ये जो फैक्ट्स होते हैं ना भाई, इनको सैड से नहीं किससे दिखाओगे, सेज से दिखाओगे। 3 एग्जाम्पल हो गए, मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, है ना, द ग्रेट मैन, उस आदमी को जिसने क्या कहा है, वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट। अब भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेज हैं, मतलब मैंने आपसे कहा राइटर वगैरह कोई बात कह गए ना, है ना, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। सोक्रेटिस, सुकरात कुछ कह गए हैं, है ना, वो कहते हैं, तो उनको सैड वैड में नहीं करोगे, वो हमेशा सेज में, वो किसमें कि भैया वो सेज है ना, क्योंकि वो बात हमेशा अमर रहेगी, और अमर रहेगी तो आज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसको दिखाती है, टाइमलेस एक्शन को दिखाती है, जो हमेशा के लिए सही है ना। तो तुम हमेशा एडमायर करते हो, हमेशा के लिए सही है, तो सैड नहीं क्या आएगा, सही आएगा, ध्यान रखना। बुक वगैरह राइटर वगैरह है ना, कुछ अगर लिख के गए हैं तो उसको तुम कोशिश करो कि पास्ट में दिखा के प्रेजेंट से दिखाओ, सेज से दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 19, नाउअडेज। अगर कहीं भी नाउअडेज आ जाए तो नाउअडेज देख कर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूस टेंस है। नाउअडेज मतलब आजकल, आजकल कोई काम हो रहा है, आजकल ये फैशन में चल रहा है, ये जरूरी थोड़ी हमेशा चलेगा, फैशन तो कुछ दिनों का होता है, जैसे मैंने कहा। तो आजकल आप कह रहे हो, तो नाउअडेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक, नहीं, फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग, फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस 19। 19 के बाद आ जाओ 20 नंबर पे। 20 नंबर देखो भाई, आप कह रहे हो व्हेन शी आस्क्ड मी व्हाट डू दीज डेज, भाई देखो दीज डेज आ गया, क्या आ गया, दीज डेज आ गया। अब दीज डेज आया है तो भाई सीधी सीधी बात है कि दीज डेज के साथ कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो आप कहोगे व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। लेकिन ध्यान से सुनना, मेन क्लोज पास्ट में, अरे लेकिन व्हेन शी आस्क्ड मी, व्हेन शी आस्क्ड मी, व्हेन आया ना, जब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ इन दिनों, तो आई स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ आई शुड कम आउट विद द ट्रुथ व्हेन आई, वैसे तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, लेकिन एक बात ये भी है कि भाई आई स्टार्टेड वंडरिंग मेन क्लोज पे रही, आई स्टार्टेड वंडरिंग, स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में है। मेन क्लोज भी किस में है, आई स्टार्टेड वंडरिंग, मेन क्लोज भी किस में है, मैंने वंडर करना शुरू कर दिया, इफ़ ये भी पास्ट में है, तो सारा सेंटेंस पास्ट में है, तो एम डूइंग नहीं, क्या कहेंगे आप, व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस आएगा लेकिन पास्ट का आएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग दिस डेज। नेक्स्ट देखो, I want to tell you that whenever you feel that your health gradually deteriorates, ठीक है, ग्रेजुअली मतलब किसी काम का लगातार होना, क्रम से होना, है ना। अब ग्रेजुअल चेंज है, इस बात का मतलब है कि कोई काम धीरे 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 बेहतर हो रहा है, समझ रहे हो, धीरे धीरे खराब हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। जैसे यहाँ पर डिटेरियोरेट्स लिखा है, मतलब किसी चीज़ का खराब होना, डिटेरियोरेट मतलब क्या है, हेल्थ का ग्रेजुअली खराब होना। लेकिन ग्रेजुअली का मतलब है किसी काम का धीरे धीरे होना, और कोई काम धीरे धीरे होगा मतलब एकदम झटके से तो होगा नहीं, चुटकी बजाय काम हो गया, वो काम धीरे धीरे होगा मतलब सीक्वेंस में होगा। और कोई काम धीरे 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 होता है तो इसका मतलब है वो कुछ दिन, कुछ टाइम चलेगा, कुछ टाइम कंटिन्यू रहेगा, और कुछ टाइम कंटिन्यू रहेगा, इसलिए ग्रेजुअली के साथ जनरली किसका यूज़ करते हैं, ग्रेजुअल चेंज को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। याद यहाँ कहीं ना कहीं लिख लेना अपनी कॉपी में, क्या, ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए, अगर कोई तुम्हें ग्रेजुअल चेंजेस दिखाने हैं तो किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ठीक होता है, ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या है, गलत है। योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स नहीं, आप कहेंगे योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, ठीक है, ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, ठीक है नहीं, तो ये ठीक होगा। ग्रेजुअली के साथ ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। आप कहो तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ठीक है।
क्या जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो लगातार क्या हो रही है, बेटर एंड बेटर मतलब सुधर रही है। तो इस गेटिंग मतलब हो रही है बेटर एंड बेटर, धीरे धीरे बेटर हो रही है। इस गेटिंग धीरे धीरे बेटर हो रही है ना, ये थोड़ी आज एक दिन में हो गई, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज पढ़ रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। तो ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, एनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यही मैं सिखाना चाह रहा था। और इसलिए इज डिटेरियोरेटिंग आप कहेंगे, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट आ जाओ। नंबर 22 देखो, 22 नंबर कहता है ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेज एवरी डे, ठीक है। नहीं भाई बिल्कुल सही है। देखो सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो इंक्रीजेज आया, एवरी डे भी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है तो वर्ब की एवरी डे के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। 22 नंबर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नहीं आगे देखो, एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर इट्स बेटर प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि ये बड़ा अच्छी बात है कि वो बड़ा खुश है इस बात को जान के कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक लगातार बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, ठीक है। नहीं एंड इट इज़ गुड साइन फॉर इट्स बेटर प्रॉस्पेक्ट, भाई अच्छा सिंबल है। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ जल्दी। तुमने तो ये सीखा है कि एवरी डे, तुमने ये सीखा है कि भाई एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बोले बात तो ठीक है, लेकिन ये तो सोचो कि क्या ये लगातार परिवर्तन को दिखा रहा है, क्या लगातार विकास को दिखा रहा है, क्या लगातार बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आपने कहा द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजिंग एवरी डे मतलब रोज 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 बढ़ रहे हैं, आज 2 है, कल 4, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 15। क्या ये सेंटेंस में ग्रेजुअल चेंज नहीं दिख रहा तुम्हें देखने में, सोच के बताओ, खुद सोचो। मैं तो बता दूंगा, मैं तो कह दूंगा ऐसा है, लेकिन तुम खुद सोचो। अगर बैंक में कस्टमर बढ़ रहे हैं तो बैंक में कस्टमर का भरना बढ़ना क्या ग्रेजुअल चेंज नहीं है, क्या धीरे धीरे बढ़ नहीं होंगे, या एक दिन आज 0 थे कल को एकदम 1000 आ जाएंगे, नहीं। 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, फिर उसके बाद 150, 200, 500, 1000, है ना। लगातार बढ़ रहे हैं, एवरी डे मतलब रोज बढ़ रहे हैं कस्टमर, मतलब ग्रेजुअल चेंज है। और ग्रेजुअल चेंज है तो बेटा आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, इन द बैंक इज, और आप कहेंगे इज इंक्रीजिंग। ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इज इंक्रीजिंग एवरी डे। अब तुम कहोगे इज क्यों लगाया, भाई द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है इसलिए इज लगाया, और इस हमारे साथ आईएनजी फॉर्म इंक्रीजिंग लगा दी, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज है इसलिए इस हमारे के साथ आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग विच आर, अब देखो तुम कह रहे हो इन द नेक्स्ट मीटिंग की अगली मीटिंग में क्या होगा, डिस्कस होगा। आर डिस्कस्ड का मतलब डिस्कस हो चुका है ना। जैसे मैं कहता हूं दीज टॉपिक्स आर डिस्कस्ड, इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे कहूं दीज टॉपिक्स आर डिस्कस्ड, ये टॉपिक डिस्कस कर लिए गए हैं, ये टॉपिक डिस्कस कर लिए गए हैं। आर डिस्कस्ड का मतलब ये काम हो चुका, ये टॉपिक डिस्कस कर लिए गए हैं, है ना। यू आर हेल्प्ड, तुम्हारी हेल्प करी गई है बाय राम, राम के द्वारा, मतलब काम हो चुका है। तो आप कह रहे हो आर डिस्कस, ये डिस्कस करे गए, आपने कहा इन द नेक्स्ट मीटिंग, कब, नेक्स्ट मीटिंग में। भाई दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गई। आप ये कहना चाह रहे होंगे ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे कब, नेक्स्ट मीटिंग में। अब तुम कहोगे सर मैं तो नेक्स्ट मीटिंग को हटा दूं, मैंने कहा टाइम डिसाइड्स टाइम, टाइम क्या है, नेक्स्ट मीटिंग, टाइम है फ्यूचर, और अगर फ्यूचर टाइम है तो आप इसको फ्यूचर बनाओ। आप कहो आर गोइंग टू डिस्कस्ड, आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। आप कहो दीज आर द एजेंडा विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड। आप कहोगे सर गोइंग टू क्यों लगा दिया, भाई कहीं भी गोइंग टू लगा दोगे वो फ्यूचर को दिखाएगा। आई एम गोइंग टू जंप इन द पूल, कि मैं पूल में जंप करने जा रहा हूँ। गोइंग टू किसको दिखा रहा है, फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब इज एम आर के साथ जब गोइंग लगा देते हैं तो वो जनरली फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा होता है। इज एम आर के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं वो जनरली किसको दिखाता है, वो जनरली फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा होता है। और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो गोइंग मैंने लिखा है वो फीचर को ही दिखा रहा है। तुम काट के विल शैल भी लगा लो, तुम अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है, भाई कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता है तुम चाह रहे हो विल शैल लगा लो, भाई विल शैल लगा लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि गोइंग टू का यूज़ कर लो, ठीक है। नहीं सबऑर्डिनेट क्लोज है, विल शैल लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत आएगी ना वैसे। नेक्स्ट देखो, आप कहोगे विच विल बी डिस्कस्ड, आप ऐसे कहोगे विच विल बी डिस्कस्ड, है ना। आर गोइंग टू हटा लो, आप कहो विच विल बी डिस्कस्ड, है ना, जिनको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। आर ओपन मतलब खोली गई है अगले महीने, या अगले महीने खोली जाएंगी,
अगले महीने खोली जाएंगी। आर गोइंग टू, या फिर आर गोइंग टू छोड़ो, आप कहो आर ओपनिंग, अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनिंग, खुल रही हैं, है ना। आर ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, या ऐसे कर लो आर गोइंग टू बी ओपनड, है ना, आर गोइंग टू बी ओपनड, ये भी कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि नई आउटलेट्स भी खुल रही हैं या नई आउटलेट्स खोली जाएंगी एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी, सिटी की डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे, ठीक है। ठीक है, तो नई आउटलेट्स खुल रही हैं, आर ओपनिंग कर लो, आईएनजी फॉर्म लगाओ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अगले महीने खुलेंगी ना, तो आर ओपनिंग वो अगले महीने खुलेंगी। या ऐसे कह लो आउटलेट्स आर गोइंग टू बी ओपनड, ठीक है, ऐसे कर लो, ये सही रहेगा। 25 नंबर, ओह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भैया, MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ध्यान रखना। किसी भी सिचुएशन में नो का आईएनजी फॉर्म बनेगा ही नहीं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। नो बहुत पूछा था पेपर में, नो शब्द की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, याद रखने की बात है बिल्कुल परफेक्टली। आप कहोगे ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर, ना, ही नोज everything about the manager but he pretend to be all ignorant about her, ठीक है। तो नोइंग नहीं, आप कहोगे ही नोज एवरीथिंग, कि वो सब कुछ जानता है मैनेजर के बारे में, लेकिन वो प्रिटेंड करता है ऐसा कि मतलब उसके वो नहीं जानता, ऐसा करना चाह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक चीज़ और है, अगर तुम नहीं समझ पा रहे, मैं 24 नंबर में तो बताऊँ, मैंने यहाँ पे इस एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों लगा दिया। हालांकि बात तो फीचर की है ना, बात तो फीचर की है। देखो अगर निकट फीचर है ना कोई, अगर बिल्कुल बिल्कुल पास का फीचर दिखाना चाह रहे हो, बिल्कुल निकट का, तो पास्ट के फ्यूचर को दिखाने के लिए इस एमआर के साथ एनजी फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हो। अगर नियर फ्यूचर दिखाना है, बिल्कुल पास का कोई फ्यूचर दिखाना है, निकट की कोई बात करनी है, तो नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच की मतलब मैं एक स्पीच देने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग आपने जो लिखा ना, वो आप कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच, कि मैं एक स्पीच देने वाला हूँ, मतलब अभी देने वाला हूँ, हाल फिलहाल में 2 4 5 10 मिनट में, ठीक है। आई एम गोइंग टू जंप इन द पूल, कि मैं पूल में कूदने वाला हूँ, ऐसा नहीं 500 700 साल बाद, नहीं, अभी 2 4 मिनट में मैं जो है उसमें पूल में कूदने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप कहीं देख रहे हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए, तो वो नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए बिल्कुल सही होता है। आप अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, आपने कहा कि अगले महीने बहुत सी आउटलेट जो है नई आउटलेट्स खुल रही हैं, हाँ, तो नियर फ्यूचर है कि भैया खुलने ही वाली हैं। ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 25 सेंटेंस मैंने कराए हैं, थोड़ा सा आपको नए सेंटेंसेस मिले होंगे और अच्छा भी है ना। सेम चीज़ सीखने का कोई खास फ़ायदा होता नहीं है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। नई नई मतलब जो हमने क्लास में करी है उससे थोड़ी सी अलग भी, है ना, थोड़ा बेहतर है एक्सरसाइज ये। आ जाओ ज़रा, इसके बाद हम बात करते हैं इनको करने के बाद क्या 25 हो गया, 25 के बाद ठीक है 26 देखो। 26 क्या, पहला सेंटेंस देखो, है ना। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो हैज़ ऑलरेडी बिगन। वॉज की जगह हेड आ जाएगा, है, बिल्कुल सही बात है। मेरे मुंह से ही वॉज पढ़ा ही नहीं गया, वो अंदर से ही आत्मा नहीं बताया कि वॉज की जगह हेड आ जाएगा। भाई देखो, बाय के साथ द टाइम आया, अब मैंने कहा टाइम तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाई के साथ जैसा टाइम पाता है, बाई को बाय द टाइम प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई है कि बाई के साथ परफेक्ट टेंस आता है, और बाई के साथ जैसा टाइम होगा वैसा परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टाइम है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर टाइम है फ्यूचर परफेक्ट। अब बाई के साथ टाइम देखो, वी गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, मतलब बात चल रही है सेकंड फॉर्म की, सेकंड फॉर्म मतलब बात चल रही है पास्ट की, मतलब जो अगला वाला हिस्सा होगा ना उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट आएगा तो आप कहोगे द शो हैड ऑलरेडी बिगन, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। भाई हैड लगाना पड़ेगा, बाय द टाइम में जो टाइम आया है वो पास्ट का है, किसका है, वो पास्ट का है, और पास्ट का टाइम है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, इसलिए हमने हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैं अपने एक दोस्त से मिला। अगर तुम कल अपने दोस्त से मिले तो व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट या व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, तुम कल मिले हो ना, घटना कब की है, कल की है। अगर बात कल की है तो फिर आई के साथ एम का क्या मतलब, गलत है। नंबर 3 देखो, द रेसिपिएंट आस्क्ड मी whom आई वांट टू मीट द ऑफिस। अब देखो आस्क्ड मी, मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, तो आई वांट या आई वांटेड, मेन क्लोज पास्ट में तो whom जो है WH वर्ड सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इनके साथ आई क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। जब जब मेन क्लोज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट भी किसी ना किसी प्रकार के पास्ट में होती है।
आई वॉन्ट या आई वॉन्टेड? आई वांटेड का प्रयोग होगा। कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा, 99% चांसेस में ठीक रहेगा, बशर्ते यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में? पास्ट में। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। भाई अगर उसको फांसी लगाई जा रही है, क्रिमिनल है, तो फांसी लगाने के लिए हैंग्ड शब्द का यूज़ करते हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी लगाना। बाकी हैंग, हंग, हंग होता है किसी चीज़ को खूंटी वगैरह पे लटका देना, वो हैंग, हंग, हंग होता है, कपड़े वपड़े लटका दिए तुमने। ठीक है। नंबर 5 देखो, ही सेड, मैंने कहा मेन क्लोज पास्ट में, तो ये दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसके साथ वाली क्लोज भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में, तो विल या वुड, किसका यूज़ करोगे? वुड का। मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट भी किस में? पास्ट में। ध्यान रखने की बात है भाई। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, अब देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्लोज कंडीशन है, तो इफ के साथ क्या आना चाहिए? इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वुड हैव काटो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई बता चुका हूँ ना, अभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस। वुड हैव हटाओ, वर्ड लिखो, वुड हैव हटाओ, हेड लिखो, हेड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आफ्टर रवि read the magazine and newspaper and watched the TV program, he decided to go out and अब देखो he decided to go out and meet some old friends, से met some old friends। देखो to go out and to meet, अगर टू के साथ तो go और टू के साथ meet, तो ये तो ठीक है। 7 नंबर, भैया 7 नंबर के लिए 2-4 बातें बतानी पड़ेंगी, ध्यान से सुनो। कहीं जगह है? अभी जगह है, देखो इधर है जगह। देखो एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, ध्यान रखने की बात है। बिफोर से पहले सेंटेंस है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद एक सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बात और ध्यान रखने की है, पता है क्या? ये तभी पॉसिबल है जब घटना पास्ट की चल रही है, समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि एक तरफ अगर उसने फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है तो तुम सोचो अबे फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, मुझे क्या मतलब, मैं तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। अरे नहीं भाई, अगर दोनों सेंटेंस पास्ट में है तभी होगा, एक पास्ट में होगा, एक पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, है ना। मतलब क्या, अगर बिफोर के साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म है भाई, तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन वो जो साइड होगी वो श्योर होगी, तुम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। बिफोर से, अगर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आई है तो बिफोर से पहले 100% हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख रखी है तो बिफोर के बाद 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सेम सिचुएशन आफ्टर के साथ है। अगर तुमने आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा देखा तो तुम्हें ये बात बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। या आपने आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा देखा तो आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें सेकंड फॉर्म होगी। इनका प्लेसमेंट फिक्स रहता है भाई, इनका ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर और आफ्टर, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करने का तरीका बता देता हूँ मैंने कैसे कर रखा है ना। हालांकि मुझे तो कॉन्सेप्ट भी आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे पास तो रीज़न है, लेकिन मैं बताता हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो एक चीज़ याद रख लो, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक याद रख लो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर के बाद में। बाकी सेकंड फॉर्म तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों जगह आ ही जाएगा। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई तो तुम्हें एक बात देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आफ्टर लिखा है, आफ्टर के बाद रीड लिखा है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो रीड की जगह रीड्स होता, तो फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, ये सेकंड फॉर्म है ना। और मैं तुम्हें क्या बता चुका हूँ कि आफ्टर के बाद सेकंड फॉर्म नहीं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर आफ्टर से पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आई हो। अब आफ्टर से पहले सेंटेंस देख लो, ये आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस है जो आफ्टर के बाद चल रहा है, तो आफ्टर के पहले वाला इन्होंने लास्ट में लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो जरा, क्या सेकंड फॉर्म वॉच्ड, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है, वॉच द सेकंड फॉर्म है, दोनों की दोनों सेकंड फॉर्म है। मतलब आफ्टर से जो पहले वाला सेंटेंस होगा, है ना, ये होगा रवि वॉच द टीवी प्रोग्राम एंड ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो जो ही डिसाइडेड है ये सब पहला वाला सेंटेंस है, ये पहले है और उसके बाद में आफ्टर आया। पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है तो बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो आप कहोगे आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम। ये वाला सेंटेंस, ये देखो, ये आफ्टर के बाद वाला है, ये आफ्टर के पहले वाला है। देखो आफ्टर के पहले वाले में सेकंड फॉर्म आई है, तुम सोच रहे हो वॉच भी सेकंड फॉर्म है, ना ना ना, यहाँ पे हेड कॉमन लिया गया है, हेड कॉमन लिया गया है। आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम। एंड आया ना, मैंने आपको सिखाया था वर्ब में कि एंड के साथ अगर सेंटेंस लिखा है तो उसके पहले वाले में अगर हेल्पिंग वर्ब सेम है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे इन्होंने हेड कॉमन ले लिया, बात यही थी कि एंड हेड वॉच द टीवी प्रोग्राम, तो हेड 2 बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखा उन्होंने, ठीक है। तो
ये हो गई बात, है ना। तो ये हो गया एक एक्शन। हालांकि हेड 2 बार आएगा भी नहीं, मैं इतना क्यों ही समझा रहा हूँ बेकार की बात, हेड 2 बार आएगा भी क्यों, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आफ्टर से पहले वाले में सेकंड फॉर्म आई है, तो आफ्टर के बाद वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, इतनी बात। 2 years एगो, एगो कहीं आ जाए भाई, आंख बंद करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देना, सेकंड फॉर्म, कहीं भी एगो मिल जाए, कहीं भी क्या मिल जाए, एगो मिल जाए, आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई हैव पास्ड नहीं, आई पास्ड। आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना, ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब देखो, किसी के पास किताबें होना टेम्प्रेरी एक्शन नहीं हो सकता, परमानेंट एक्शन होगा, ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ थोड़ा सा, वैसे तो तुम्हें पता होगा कि एक्शन को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो टेम्प्रेरी और एक परमानेंट। ठीक है साहब। अगर कोई एक्शन टेम्प्रेरी है तो उसकी एनजी फॉर्म बन जाएगी, है ना, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कुछ देर बाद अपना काम करूँगा, अभी पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा, 1 घंटे बाद अपना काम करूँगा, ठीक है, तो टेम्प्रेरी एक्शन है। लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोफेशन है इंग्लिश पढ़ाना, मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, परमानेंट एक्शन है, तो इसकी एनजी फॉर्म नहीं बनेगी, है ना। परमानेंट एक्शन जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, हमेशा नहीं लेकिन जनरली फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परमानेंट एक्शंस की एनजी फॉर्म नहीं बनती। अब आप कह रहे हो कि किसी के पास किताब होना, मुझे पता है कि उसके पास किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। भाई अगर इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए उसके पास किताबें हैं, तो एक बात बताओ, सारी बात छोड़ के, क्या बताओगे? इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए किताबें हैं, सारी बात छोड़ के एक बात बताओ, उसके पास किताबें अभी हैं, बाद में कहीं चली जाएंगी? भाई मेरे पास कोई किताब है, परमानेंट है, मेरे पास पोजेशन है उस किताब का, मैंने पैसे देके खरीदी है यार, और मैंने पैसे देके खरीदी है, मेरे पास परमानेंट पोजेशन है। ये कोई टेम्परेरी एक्शन नहीं है जो इज हैविंग लगा रहे हो। आप कहो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, नंबर 9 में इज हैविंग हटाओ, हैज़ लिखो। आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। एज लॉन्ग एज के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं होता, विल हटाओ, आप कहो यू पे वेल, है ना। नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू सी ओल्ड मैन ऑफ 60, है ना, टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ, 11 नंबर। ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, भाई एक बात सुनो, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, अब देखो सरप्राइज होती है ट्रांजिटिव वर्ब, हम सब के सब ने सरप्राइज कर दिया, ऑल, जैसे हमारा सेंटेंस देता है ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड राम, हम सब ने मिलकर किसको सरप्राइज कर दिया? हम सब ने मिलकर सरप्राइज करा किसको? राम को। तो सरप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? बोले साहब राम है, तो ऑल ऑफ अस सरप्राइज राम, है ना। लेकिन सेंटेंस तो पढ़ो, ऑल ऑफ अस सरप्राइज, पहली बात तो सरप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो तुम्हारे दिमाग तुरंत खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये क्या कह रहा है। ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन, हम सब के सब सरप्राइज हो गए ये देख के कि एक ओल्ड मैन जो 60 के आसपास का है, मैराथन में पार्ट ले रहा है लास्ट महीने, लास्ट मंथ की बात है। लास्ट मंथ का मतलब है कभी भी लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, श्योर है ये बात बिल्कुल। कभी भी लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन आ जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, बात श्योर है। अगर लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन आए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म तो आई है। भाई सेकंड फॉर्म तो आई है, लेकिन हम सब ने सरप्राइज किया है, हम सब सरप्राइज हुए हैं। ऑल ऑफ अस आर सरप्राइज्ड बाय सीइंग एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन को देख के हम सरप्राइज हुए हैं। भाई ये सेंटेंस एक्टिव नहीं है, पैसिव सेंटेंस है। आप कहोगे ऑल ऑफ अस वॉज सरप्राइज, लेकिन ऑल ऑफ अस लिख रहे हो, ठीक है, नहीं तो वॉज नहीं वर, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज, हम सब के सब सरप्राइज्ड थे, समझ रहे हो नहीं, हम सब के सब क्या थे? सरप्राइज थे, हमने सरप्राइज करा नहीं है, हम सब के सब क्या थे? सरप्राइज थे। अगर मैं कहता हूँ आई सरप्राइज्ड, तो मतलब मैंने सरप्राइज करा नहीं, आई सरप्राइज यू, अब मतलब है मैंने सरप्राइज करा और तुमने मुझे कर दिया, तो कहोगे आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय यू। तो मुझे सरप्राइज करा गया, किसने करा? ओल्ड मैन ने करा, है ना, उसको देखा हमने, तो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज, भाई पैसिव मीनिंग है, कभी तुम एक्टिव रख दो। बाकी लास्ट के साथ, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या मतलब पास्ट टेंस आता है, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पे गया, जब तुम वहाँ पे गए, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब तुम वहाँ पे गए, तो चार्ली खेल रहा है, चार्ली खेल रहा था, चार्ली इज वॉज प्लेइंग, है ना। नेक्स्ट देखो, इफ इट स्नोड टुमारो, है ना, वी विल गो स्केटिंग, अगर कल जो है स्नो पड़ती है तो हम स्केटिंग के लिए जाएंगे। अब भाई एक बात बताओ, अगर कल स्नो पड़ती है, टुमारो कल पड़ेगी, तुमने पास्ट कैसे लगा दिया? पास्ट तो गलत है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे विल लगा दूँ, इफ़ इट विल टुमारो के लिए स्नो लगा दूँ, विल सुनो। लेकिन एक बात बताओ, अगले वाले हिस्से में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बोले सर आ गई, तो इफ़ वाले हिस्से में विल आ सकता है? इफ़ वाले हिस्से में विल नहीं आ सकता, तो भाई विल मत लगाओ, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाएगी? स्नो। इफ़ इट
स्नोज टुमारो। अब तुम कहोगे सर मैं तो फ्यूचर टुमारो आया फ्यूचर ना लगाऊं, भाई वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर को ही दिखा रही है। जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फ्यूचर को ही दिखा रही है फिलहाल, वैसे प्रेजेंट को दिखा रही है, लेकिन जेन्युइनली देखो तो वो प्रेजेंट, तुमने कहा प्रेजेंट है लेकिन एक्शन फ्यूचर में ही होगा। इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल जो है स्नो पड़ती है, पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती, ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में दोनों रिजल्ट होते हैं, हो सकता है एक्शन हो सकता है एक्शन ना हो, तो दोनों ही बातें हैं, हो सकता है बर्फ पड़े हो सकता है बर्फ ना पड़े, दोनों ही बातें ठीक है। वो ये कह रहा है इफ इट स्नोज टुमारो, बाकी यहाँ पे तुम बिल्कुल नहीं लगा सकते भले से टुमारो लिखा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में इफ लग रहा है। इफ मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो तुम्हें बता चुका हूं सबऑर्डिनेट क्लोज में जनरली विल शैल का प्रयोग नहीं होता। फ्यूचर को दिखाने के लिए भी वर्ब की कौन सी फॉर्म ही लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। बाकी मीनिंग निकाल लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर का मीनिंग देगी। इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल जो है स्नो पड़ती है तो वी विल गो स्केटिंग, हम स्केटिंग के लिए जाएंगे। तो कल स्नो अगर पड़ती है, जैसे मैं कहता तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दोनों में गागी आया, लेकिन सेंटेंस जब बनाएंगे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? इफ यू गिव मी ब्लड, विल गिव नहीं लिखेंगे, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो आई विल गिव यू में विल आया, लेकिन इफ यू गिव मी में विल नहीं लगाया आपने, क्यों? क्योंकि दोनों इसमें विल आ ही नहीं सकता, इफ के साथ विल लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे विल तो आएगा नहीं, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब तुम कहोगे सर सेकंड फॉर्म क्यों गलत है? अरे सेकंड फॉर्म तो अनरियल हो जाएगी ना, तुम्हें तो रियल सिचुएशन दिखानी है, तो स्नो हटाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्नो लिखो। दूसरी बात 14 नंबर में आई के साथ वुड नहीं, सॉरी इफ के साथ वुड नहीं आता, भाई गलत है। 14 का इफ और एप्पल कर लो, 14 का क्या कर लो? इफ और एप्पल कर लो। 15 देखो जरा, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। भाई 15 नंबर क्या कहोगे? अपसेट हूम, किसको अपसेट कर दिया? मिस्टर गुप्ता को, है ना। अपसेट किसको कर दिया? मिस्टर गुप्ता को, मतलब उसकी अनरीजनेबल बिहेवियर ने अपसेट कर दिया मिस्टर गुप्ता को। तो भाई ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास रखा है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रखा है तो पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा? वॉज वर्ग के साथ तुमने थर्ड फॉर्म लगाई अपसेट, ठीक है नहीं, वॉज वर्ग के साथ तुम क्या लगा रहे हो? बोले अपसेट लगा रहे हो। अब मुझे 15 नंबर में ये बताओ, सेंटेंस पैसिव एक्टिव है? सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि अपसेट किसको करा? मिस्टर गुप्ता को। ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रखा है, अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता, अगर पैसिव वॉइस नहीं हो सकता तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म मत लगाओ भाई, ऐसी लगाओ केवल, है ना। सेकंड फॉर्म, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है फिलहाल यहाँ? सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। वॉज वर्ग की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ही नहीं, है ना। अपसेट कर दिया या अपसेट कराया गया? अपसेट कर दिया, कराया गया होता तो वो पैसिव वॉइस होता, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, इट इज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू। अब भाई 1929 पास्ट की बात है तो इट इज नहीं, इट वॉज, इट इज नहीं, क्या इट वॉज। 17 नंबर देखो, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। भाई येट आ गया, येट, येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है। सूजी है, सूजी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, ए फॉर एप्पल में गलती है, हर ब्रेकफास्ट येट, ठीक है। 17 18 देखो, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टन रीजन। 18 नंबर, भाई उसने मुझे बताया, दो एक्शन हुए, एक बताने का एक्शन हुआ और एक लिखने का एक्शन हुआ, बताओ कौन सा पहले हुआ होगा? दो है पास्ट के एक्शन, एक तो उसका मुझे बताना और एक लिखना। पहले उसने लिखा होगा और बाद में मुझे बताया होगा, जो सबसे पहले हुआ होता है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। अब मैंने आपको बताया पास्ट ऑफ पास्ट को रिलेट करने के लिए पास्ट चाहिए, देखो ये आ गया पास्ट। पहले उसने, सबसे पहले उसने क्या करा होगा? सबसे पहले उसने लिखा होगा, बाद में उसने बताया होगा, तो एक काम, सबसे पहले वाला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाला वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और प्रेजेंट में बैठ के हम पढ़ रहे हैं, सबसे पीछे पास्ट ऑफ पास्ट आता है, उसके आगे पास्ट आता है और अब प्रेजेंट आता है, ठीक है। टाइम लाइन पढ़ाई है, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखो, सेंटेंस नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्या कह रहा है भाई? ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़, अब देखो, ही रिमाइंडेड मी मेन क्लोज पास्ट में, दैट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो जो क्लोज होगी वो कैसी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अगर क्लोज सबऑर्डिनेट होगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज में किसका यूज करोगे? सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के हिसाब से आती है ना, मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में आएगी? पास्ट में आएगी। तो एक बात तो ये है कि 19 नंबर में हैज़ नहीं आ सकता, हैज़ की जगह क्या आएगा? हेड आएगा। पास लगाना है ना तो हैज़ की जगह हेड लगाओ, बी फॉर बॉल, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर सेइंग। अब देखो, हैड नोन मतलब पास्ट है, वुड हैव आस्क्ड पास्ट है, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पहले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भाई दोनों बातें ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन दैट आर, अब तुमने देखा मेन क्लोज पास्ट में, भाई मेन क्लोज पास्ट में, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है तुमने उसमें आर लगा दिया, आर नहीं आ सकता भाई, वर आएगा, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है पूरे सेंटेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में आएगी? पास्ट में आएगी, गलती होगी डी फॉर डॉग में।
21 नंबर देखो, इफ़ के साथ वाले हिस्से में तुमने वुड लगा दिया, गलत कर दिया भाई, वुड हैव नहीं आ सकता, बी फॉर बॉल में। नेक्स्ट देखो, द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव। यस्टर मेन क्लोज किस में, रिमार्क्ड पास्ट में, मेन क्लोज पास्ट में, तो दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में होगी, पास्ट में, और सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में होगी तो 22 नंबर में हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैव की जगह हैड आएगा। 23 नंबर देखो, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। ठीक है नहीं कि भाई वॉचेस थी उसमें स्मगल करी हुई, कंटेन्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बात पास्ट की चल रही है और बात की चल रही है, तो विच इज स्टॉप्ड नहीं, विच वॉज स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन, क्योंकि अगर उसमें थी तो रोकी भी गई थी, रोकी गई है नहीं, रोकी गई थी, पास्ट में रोकी गई थी, तो प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाओ, मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट भी किसमें, पास्ट में। विच जो है डब्ल्यू एच वर्ड सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, इनके साथ वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, ये पूरी की पूरी क्लोज कैसी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है मेन क्लोज के हिसाब से आती है, मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें, पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, although it is summer now the weather at the hill station was quite pleasant। 24 नंबर बताओ भी क्या कहोगे। although it is summer now, अब जैसे तुमने नाव लगा रखा है, अब जैसे नाव लगा है, नाव का मतलब प्रेजेंट है ना, नाव का मतलब क्या, प्रेजेंट है, मैंने कहा टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इस, तो ठीक है भाई, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, नाउ के हिसाब से इस बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो इट इज समर नाउ, हालांकि अब समर हो गया है। द वेदर एट द हिल स्टेशन, है ना, द वेदर एट द हिल स्टेशन क्या कहोगे, वॉस की जगह क्या कह लो, इस कह लो, है ना। द वेदर द हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लीजेंट, हालांकि गर्मी आ गई है लेकिन हिल स्टेशन पे वेदर कैसा है, अच्छा है, अच्छा था नहीं, अच्छा है, हिल स्टेशन पे अच्छा है, हमारे यहाँ वाली सी गर्मी आ गई लेकिन हिल स्टेशन पे टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा है, था नहीं, अच्छा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो इस लगाओ ना कि वॉज। नेक्स्ट देखो, द लॉयर आस्क्ड मी, लॉयर ने मुझसे पूछा, भाई ध्यान से सुनना, लॉयर आस्क्ड मी मतलब सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, सेंटेंस है इनडायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता, इंटरोगेटिव का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई, ये गलत आया है, वेदर हैड आई नहीं, वेदर आई हैड, ये बात तुम ध्यान रख लो, अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा हालांकि, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो हैं वो इंटरोगेटिव नहीं हो सकती, सबऑर्डिनेट देखो ये वेयर वाली क्लोज कैसी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जानकारी देने आती है भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज का काम है जानकारी देना, समझे, जानकारी देना किसके बारे में, मेन क्लोज के बारे में। अगर तुम सबऑर्डिनेट क्लोज को इंटरोगेटिव बना दोगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और रख दोगे, इसका मतलब प्रश्न पूछा गया, सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना कुछ वजूद ही नहीं है, और जिसका कोई वजूद नहीं है वो कभी प्रश्न नहीं पूछ सकता, है ना, जिसका कोई वजूद नहीं है वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, इसी वजह से सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनती हैं, सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनती हैं, और यही कारण है कि हेड पहले नहीं आएगा, यही कारण है कि हेड पहले नहीं आएगा, हेड आएगा बाद में, वेयर आई हैड कैप्ट माई क्लोथ्स, वेयर आई हैड कैप्ट माई क्लोथ्स, ये रही कहानी। दूसरी बात यह है कि भाई इनडायरेक्ट सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव का तो वो असर्टिव बनता है, उसका भी कारण यही है कि जो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हुए डब्ल्यू एच वर्ड आता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, तो उस वो जो क्लोज बनती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज इंटरोगेटिव नहीं होती, इस यही कारण है कभी भी इनडायरेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट कभी भी इंटरोगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं। बाकी थोड़ा डिटेल में तुम्हें वही बताऊंगा, अभी तुम टेंशन ना लो, ज़्यादा हो जाएगा, तुमको पता नहीं क्या क्या बता रहा है ये आदमी, है ना, नहीं नहीं नहीं। द लॉयर आस्क्ड मी, लॉयर ने मुझसे कहा, पूछा, वेयर हैड आई नहीं, वेयर आई हैड, इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, इतनी सी बात है, गलती होगी बिफोर बॉल में। 25 सेंटेंस हो गए ये वाले, 25 हो गए पुराने, 2 एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं, 50 सेंटेंस मैंने कराए, मुझे लगता है आपको मजा आया हो थोड़ा बहुत, और आया है तो अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ें हमने करी हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्लास ही हो गई पूरी, एक क्लास में सोच रहा हूँ और दे दूंगा आपको, है ना, एक क्लास और दे दूंगा, 25-50 सेंटेंस और कर लेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे, फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय।